अब हम गृह प्रबंध के तीसरे चरण में देखेंगे नियंत्रण कंट्रोलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण का अर्थ यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक स्वीकृत योजनाओं को दिए गए निर्देशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं और त्रुटियों का पता लगाना है जिन्हें समय रहते सुधारा जा सके एवं भविष्य में पुनरावृत्ति को रोका जा सके। कहने का मतलब यह है कि कंट्रोलिंग से यह मतलब नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी कार्य को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। आपको ये देखना होता है, व्यक्ति विशेष को यह देखना होता है कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कार्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कार्य को उस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जा सके। लक्ष्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जो भी स्वीकृत योजना है उनमें दिए गए निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं। गृह प्रबंध के विषय में हम ये देखेंगे कि जस्ट छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं गृह प्रबंध का, कि सब्जी हम बना रहे हैं तो हम बार बार जाके सब्जी को चेक करते हैं कि सब्जी हुई या नहीं हुई है, सब्जी ज़्यादा गल गई या सब्जी में मसाला मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो क्या चीज़ है, ये बार बार जाके चेक करना, दैट इज नोन एज दी कंट्रोलिंग या नियंत्रण। हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हम कार्य के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि यह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसका जो कार्य करने का उद्देश्य है उसके अंदर कोई दुर्बलता या कोई त्रुटि या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई त्रुटि आ रही है तो उसे हम टाइम पे पता लगा लें, टाइम पे बता देखें ताकि फ्यूचर में उसकी वापस से रिपीट ना हो। अब इसका हमने छोटा सा एग्जाम्पल देखा था सब्जी बनाने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमने प्लान आउट करा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो हम 2 साल बाद 5 साल बाद हम इसको रीचेक करेंगे कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर जगह पे हमने इतना अमाउंट लगाया था, तो क्या वह अमाउंट हमें वापस इतने समय के पश्चात मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। ये हमने चेक आउट करा है कि हाँ हमारी प्लानिंग सही चल रही है या नहीं चल रही है। अगर हमने इस पर्टिकुलर कंपनी में शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट करा है, परंतु कुछ समय बाद हमें मालूम पड़ा कि वह कंपनी घाटे में जा रही है या वो कंपनी हमें इस समय तक ये अमाउंट नहीं देगी, तो हम उसके शेयर मार्केट को सेल आउट करके किसी और कंपनी के उसमें लगा सकते हैं। तो डेट इज कि हमने कंट्रोल कर लिया कि हाँ हमने उसकी त्रुटि फाइंड आउट कर ली, हमने उसकी दुर्बलता फाइंड आउट कर ली कि हाँ हमने उस कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा अमाउंट लगाया था और अमाउंट लगाने के बाद हमें उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, हमने ये समय पर लगा लिया। फिर हमने क्या किया, हमने उस शेयर को बेचे या हमने कहीं और निकाले अमाउंट से और हमने उसको दूसरी जगह लगाया ताकि हमें आगे जाके भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करा। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब कार्य हो रहा होता है, ये इन द प्रोसेस होती है। प्लानिंग कार्य करने से पहले का प्रोसेस होता है, इवैल्यूएशन कार्य करने के पश्चात का होता है, परंतु प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जब कार्य हो रहा होता है तब हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। अब हम नियंत्रण की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। कहने का मतलब है नियंत्रण एक प्रबंध करने वाला कारक है। यह कार्य न करके उसका केवल प्रबंध करना होता है कि हाँ यह कार्य इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये केवल ऑब्जर्वेशन का काम है। इसमें काम करने वालों को काम करना नहीं होता है, अपितु यह देखना होता है कि कार्य किस तरीके से किस स्तर पर सही या गलत हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब प्लानिंग स्टार्ट होती है, प्लानिंग से ही नियंत्रण स्टार्ट हो जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नियंत्रण केवल कब कार्य कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जब नियंत्रण कार्य करते हैं तब स्टार्ट होता है। जी हाँ, वो कार्य का नियंत्रण होता है, पर लक्ष्य जब बना लेते हैं तब से ही यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से कार्य शुरू होता है तब से ही ये प्रक्रिया चालू हो जाती है कि
कार्य सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसमें इस रिसोर्स की आवश्यकता है, इसमें इस रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है, इसमें यह व्यक्ति ज़्यादा अच्छी कार्य कुशलता से कार्य करेगा, या यह व्यक्ति को अगर इस तरह की जिम्मेदारी और दे दी जाएगी तो वह और अच्छी तरीके से कार्य कर सकेगा। तो यह एक सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, यह तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों पर आधारित करने का एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था पिछली बार, कि हमने यह देखा था कि हम जब सब्जी बना रहे होते हैं तो हमें बार बार आके चेक करते हैं। तो ये कि तथ्य है कि सब्जी बनी अथवा नहीं बनी, गली अथवा नहीं गली। तो ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है कि हाँ ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। तो कंट्रोलिंग में टोटली फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर हमें इस कार्य करना है तो इसका यह फैक्ट होता है। यह हस्तक्षेप से भिन्न, अक्सर ये कहा जाता है, यह देखा जाता है कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना। जी नहीं, कंट्रोलिंग का मतलब होता है क्रम प्रबंध में कि कार्य को यह कंट्रोल करना, कार्य पर यह ऑब्जर्वेशन रखना, कार्य पर निगाह रखना कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कार्य सही ढंग से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। यह हस्तक्षेप से टोटली डिफरेंट है। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि कार्य को उसी तरीके से करना, उसी ढंग से करना, जबकि लक्ष्य होता है कि कार्य हो जाना चाहिए, कार्य का तरीका भले ही अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये हस्तक्षेप से बिल्कुल डिफरेंट होती है और अक्सर इसको मिसकंसेप्शन में इसको हस्तक्षेप के रूप में ही लिया जाता है। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक कैसे होंगे? सकारात्मक होने के तभी होंगे जब कार्य कुशलतापूर्वक अच्छी तरीके से जिस हिसाब से प्लानिंग है उस हिसाब से चल रहा है, तो कंट्रोलिंग सकारात्मक है। कंट्रोलिंग नकारात्मक कब होगी? जब कार्य अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। एक तो यह कार्य की कंट्रोलिंग और होगी, दूसरा जिस व्यक्ति के द्वारा कंट्रोलिंग की जा रही है, जिस व्यक्ति के द्वारा प्लानिंग की जा रही है, उसी ने प्लान आउट करा, उसी ने कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो वही व्यक्ति देख रहा है कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस व्यक्ति का भी सकारात्मक भी हो सकती है, उस व्यक्ति के द्वारा नकारात्मक भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सभी स्तरों पर लागू होती। सभी स्तर मतलब पारिवारिक स्तर। जब हम स्तर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पारिवारिक स्तर की। यह सभी पारिवारिक स्तरों पर लागू होती है, चाहे वो बिगनिंग स्टेज हो, चाहे वह एक्सपांडिंग स्टेज हो, चाहे वह कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज हो। तीनों स्तरों के ऊपर कंट्रोलिंग लागू होती है। यह नियोजन पर आधारित होती है। ये तो आप जानते ही हैं, तो आप कह ही सकते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। कार्य हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं, और जब तक प्लानिंग ही नहीं होगी तो थर्ड स्टेज तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। हमने फर्स्ट स्टेज देखी थी प्लानिंग, और सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज हमने देखी नियोजन। जब तक प्लानिंग ही नहीं होगी तब तक किसके आप कंट्रोलिंग करेंगे। और लास्ट है कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है। यह एक, इसकी कोई परिसीमा नहीं होती है, उसकी कोई परिधि नहीं होती है कि हाँ यह इस सीमा तक या इस परिधि तक ही सीमित है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें हर दृष्टि, क्योंकि ये मानसिक कार्य होता है, चूंकि ये मानसिक कार्य होता है तो इसका क्षेत्र को हम लिमिटेड नहीं कर सकते कि हाँ इसको इस लिमिट तक ही काम करना है, इसके बाद कार्य करने का नहीं होता है। यह एक लिमिटलेस होता है। हमने रिसोर्सेज, हमारे पास ढेर सारे हैं, हमें इसको उपयोग करने का तरीका खूब सारा है। अगर ह्यूमन रिसोर्स इस तरीके से काम नहीं करा तो ह्यूमन रिसोर्स को काम करने का दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है तो इस रिसोर्स को कहाँ से और कैसे अवेलेबल करा सकते हैं उसका भी हम देख सकते हैं। तो कंट्रोलिंग का जो विशेषता होती है कि इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, यह अनलिमिटेड स्पेस होता है। अब हम नियंत्रण के चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नियंत्रण के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। क्रियान्वयन से का तात्पर्य यहाँ पे जो भी कार्य करता है, कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसे हम क्रियान्वयन कहते हैं। जो भी कार्य करता है उसको कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। कार्य करने की शक्ति कैसे प्रदान की जाती है? कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है उसे मोटिवेशनल शब्द कह के, उसे किसी चीज के लिए प्रेरित करके, या उसे किसी चीज का लालच देके। जी हाँ, इस तरह के कई तथ्य होते हैं जिससे हम कार्य करने के लिए कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
जैसे यदि किसी छोटे बच्चे को कह दिया जाए कि उसे बहुत सारे बड़े बड़े काम करने तो वह नहीं करना चाहेगा, ठीक है, परंतु हम उसे किसी चीज का लालच दें, जैसे कि अगर आप यह काम कर देंगे तो हम आपके लिए आपकी पसंद का यह चीज बनाई जाएगी, तो वो तुरंत उसमें ताकत आ जाएगी, क्योंकि उसको क्या है, लालच है। या फिर या उसको मोटिवेशनल शब्द कहे जाएं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको यह कार्य करना कर सकते हैं, आप यह कार्य कर सकते हैं, आपको ये कार्य करना चाहिए, इसे करने से आप और अच्छी की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशनल शब्द हैं ये, मोटिवेशनल वर्ड्स हैं ये, इससे कार्य करने वाले को शक्ति मिलती है। कार्य जब चल रहा होता है, इन दी प्रोग्रेस होता है जब काम, तब भी इस तरह के मोटिवेशनल वर्ड्स का रिपीटेडली यूज करना चाहिए। मोटिवेशनल वर्ड्स का रिपीटेडली यूज करने से कार्य करने के वाले के अंदर मानसिक रूप से शक्ति मिलती है कि हाँ, मैं यह कार्य इस तरीके से और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या मैं ये कार्य करने में सक्षम हूं। अगर उसको प्रेरित नहीं किया जाएगा कार्य करने के लिए, तो उसे कार्यकर्ता को लगेगा कि वह कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है और वह कार्य निश्चित रूप से असफल होगा। तो नियंत्रण के अंदर हमेशा जो भी निर्देश दे रहा है जो कार्य करने के लिए, उसे कार्यकर्ता को शक्ति प्रदान करने के लिए अच्छे वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं उसको ये बता दिया जाए कि ऐसे कार्य करके ना, इस तरह से कार्य ना करके इस तरीके से कार्य किया जाएगा, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है, जिसमें है जांच निरीक्षण करना। जांच और निरीक्षण करने में जब कार्य चल रहा होता है, जब हम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो कार्य के मध्य में, ठीक है, कार्य के मध्य में जांच और निरीक्षण किया जाता है कि कार्य अपनी सफलता की ओर अग्रसर है कि नहीं है। इसके लिए हमने 2 स्टेप्स लिए हैं, एक है मार्गदर्शन करना और एक निर्देशन देना। मार्गदर्शन और निर्देशन में कुछ फर्क होता है। वो फर्क ये होता है, मार्गदर्शन का मतलब होता है कि आप किसी को राह दिखाएं कि हाँ, आप इस पथ की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो इस कार्य को इस तरीके से करेंगे तो आप सफल होंगे, या आप इस कार्य को दूसरा तरीका बता देंगे कि हाँ, हमने एक कार्य को करने के लिए ये तरीका भी है आपके पास, इस कार्य को करने के लिए ये तरीका भी है। हमने उसको मार्गदर्शन दे दिया। अब कार्यकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से कोई भी मार्ग चुनेगा, और मार्ग चुनने के पश्चात वह उस मार्ग की ओर चल के लक्ष्य की ओर अग्रसित होगा। तो दैट इज मार्गदर्शन, ठीक है। निर्देशन का तात्पर्य होता है कि हम उसको आदेश करें। निर्देशन के शब्द के अंदर ही आदेश छुपा हुआ है, ठीक है। अब उस शब्द के अंदर ही जब आदेश छुपा हुआ है, तो हम उसे आदेश देंगे, नहीं, आपने जो पथ स्वीकार किया था, आपने जो रास्ता स्वीकार किया था, वह रास्ता उचित नहीं है, आपको इस पथ की ओर ही चलना है, आपको इस पथ की ओर ही अग्रसित होना है, तभी आपको लक्ष्य मिल पाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं मार्गदर्शन और निर्देशन में अंतर। अब यह जो कार्य करवा रहा है, जो वह कार्यकर्ता को निर्देश देगा या मार्गदर्शन देगा, ये डिपेंड करेगा कि वह कार्यकर्ता किस तरीके से कार्य करता है, कार्य कर रहा है। और यह मार्गदर्शन और निर्देशन कब दिया जाएगा, जब कार्य चल रहा होता है, तभी निर्देशन दिया जाता है या मार्गदर्शन दिया जाता है। अगर आप कार्य करने के पश्चात देंगे, नहीं, आपको वो रास्ता अपनाते तो ज्यादा बढ़िया रहता, तब आपको लक्ष्य का प्राप्ति होती, नहीं, आपको यही लक्ष्य अपनाना, यही रास्ता अपनाना चाहिए था, निर्देशन में आप ये कह सकते थे। तो ये कार्य करने के पश्चात अगर आप कहेंगे तो वो यूजलेस होता है। तो कार्य करते समय अगर निर्देशन और मार्गदर्शन दिया जाएगा तो वह कार्य का नियंत्रण होगा। लास्ट स्टेप है इसके अंदर, कार्य का समायोजन करना। समायोजन का से तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य अगर चल रहा है और उसके अंदर किसी वस्तु, साधन, समय, किस शक्ति, किसी की भी कमी आ जाती है, तो उसको पूरा करना, या किसी कारणवश कार्यकर्ता को कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्यकर्ता के स्थान पे दूसरे कार्यकर्ता को उधर लगाना। हमारा क्या उद्देश्य है, हमें तो लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। लक्ष्य के लिए हमने प्लानिंग कर ली है ना, हमने सामान का सारा आयोजन कर लिया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे थर्ड स्टेप पे, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग तब हो रही है जब कार्य पथ की ओर अग्रसर है ना। अब कार्य पथ की ओर अग्रसर है, तो उस समय
क्योंकि जब कार्य हो रहा होता है प्लानिंग में, तो हमने मानसिक रूप से डिसाइड कर लिया कि हमें इस ऐसे ऐसे कार्य स्टेप्स लेके इस तरह से हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। परंतु उस स्टेप जब हम चल रहे होते हैं, उस पथ पे जब हम चल रहे होते हैं, तब रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है। उस रुकावट को हटाने का कार्य समायोजन कहलाता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब समायोजन किस तरह से किया जाएगा, कब किया जाएगा, यह कार्यकर्ता ही डिसाइड कर सकता है। समय परिस्थिति के अनुसार चेंज भी हो सकता है, समय परिवर्तन समय और परिस्थिति के अनुसार यह समायोजित करना होता है। तो नियंत्रण के मुख्यतः 3 चरण हैं। पहला चरण क्रियान्वयन करना, को शक्ति प्रदान करना, दूसरा है जांच व निरीक्षण करना, और थर्ड है समायोजन करना। यह जो तीनों स्टेप्स हैं हम दिन पर दिन प्रक्रिया में अपनाते रहते हैं, गृह प्रबंध की प्रक्रिया में अपनाते रहते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो सतत निरंतर हमारे दिमाग में चलती ही रहती है। अब हम गृह प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम चरण देखेंगे, दैट इज मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ग्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधन, वापस रिपीट करती हूँ, अपने पास उपलब्ध साधन के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। कहने का मतलब यह है कि आपने लक्ष्य प्राप्त करा अथवा नहीं करा, या लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त करा, उससे आपको अधिकतम मानसिक संतोष कितना हुआ, यह मूल्यांकन होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो बताई गई है वह है आपके पास उपलब्ध साधन। जो भी आपके पास रिसोर्सेस, चाहे वो, रिपीट करूंगी मैं, ह्यूमन रिसोर्स अथवा नॉन ह्यूमन रिसोर्स, दोनों तरह के रिसोर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उससे जो भी परिणाम, जो भी लक्ष्य हमने प्राप्त करा है, उस लक्ष्यों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मानसिक रूप से संतुष्टि अगर आपको प्राप्त हुई है तो वह उसका मूल्यांकन कहलाता है। और यह मूल्यांकन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मूल्यांकन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसी से भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ, हमें यह, इस चीज़ से यह प्राप्त हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमने बर्थडे पार्टी इस रेस्टोरेंट में इस समय आयोजित करी और हमने यह मेन्यू लिया। आपने मेन्यू प्लान आउट कर लिया, आपने बर्थडे पार्टी प्लान आउट करी, पर आपको उस बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज भी हो गई, प्लान भी हो गया। लास्ट में आपने घर जाने के बाद आपने उसको इवैल्यूएट करा कि हाँ, हमने जितना समय, धन उस पार्टी में लगाया था, क्या वह सही था अथवा गलत था, हमें उससे संतोष प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। दैट इज नोन एज द इवैल्यूएशन और मूल्यांकन। अब हम मूल्यांकन के प्रकार के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन को मुख्यतः 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है औचक और दूसरा है विस्तृत। औचक मूल्यांकन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, औचक मूल्यांकन अचानक जाके कहीं किसी चीज का, किसी कार्य का मूल्यांकन जब किया जाता है तो उसे बोलते हैं औचक मूल्यांकन। यह कार्य के मध्य में, कार्य करते समय, जब कार्य चल रहा होता है, तब जाके इसका मूल्यांकन करा जाता है कि कार्य सही गति से चल रहा है अथवा नहीं। कार्य का फीडबैक लेते हैं। फीडबैक इसलिए लिया जाता है ताकि कार्यकर्ता कार्य से संतुष्ट है कि नहीं, कार्यकर्ता अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है कि नहीं, या कार्यकर्ता को किसी वस्तु की, किसी साधन की आवश्यकता तो नहीं है। तो यह एक तरह का औचक निरीक्षण होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का विस्तृत मूल्यांकन। विस्तृत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके अंदर हम कार्य समाप्ति के पश्चात, मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगी, कार्य समाप्ति के पश्चात हम पूरा कार्य का अवलोकन करते हैं, पूरे कार्य को हम देखते हैं, कार्य का लक्ष्य क्या था,
क्या हमने वह लक्ष्य प्राप्त किया, हमने लक्ष्य को ज़्यादा प्राप्त किया या हमने लक्ष्य से कम प्राप्त किया, हमने इस स्तर तक हमने प्राप्त किया है लक्ष्य को, वह पूरा निरीक्षण, पूरा मूल्यांकन, विस्तृत मूल्यांकन में करा जाता है। यह कार्य करने के पश्चात किया जाता है। इसमें कार्यकर्ता से भी पूछा जाता है कि क्या कार्य करने से वह संतुष्ट है या अथवा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि औचिक मूल्यांकन में हम एक लिमिटर तक सोच सकते हैं, परंतु विस्तृत मूल्यांकन में हमें पूरे कार्य का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना पड़ता है। किस साधन की कमी आई है, किस साधन की ज़्यादा हो गया है, तो ये हमें क्या हम इसमें क्या कोई और साधन का उपयोग कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, क्या यह समय पर पूर्ण हुआ है अथवा नहीं हुआ है, समय पर पूर्ण हुआ है तो क्यों हुआ है, समय पर पूर्ण नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि जो भी बात होती है उसका पूरा ब्यौरा कार्य करने के पश्चात जो किया जाता है उसे हम विस्तृत मूल्यांकन कहते हैं।